नमस्कार। हम्म। आज हम भारत की एक ताज़ा और काफ़ी अहम पहल पर बात करने वाले हैं। यह है 2025 में आई राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति। जी बिल्कुल। और हमारे पास इस चर्चा के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी एमएनआरई से द्वारा जारी किया गया नीति दस्तावेज है। हम्म। तो हमारा मकसद है इस नीति की तह तक जाना। इसके मुख्य इरादे क्या हैं, इसके पीछे क्या सोच काम कर रही है और भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी भी है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये नीति सीधे तौर पर भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्य से जुड़ती है और जमीन के नीचे छिपी उस ऊर्जा को बाहर लाने का रास्ता साफ करती है, जिस पर सच कहूं तो अब तक ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। शुरुआत इसके बिल्कुल बेसिक चीज से करते हैं। ये नीति आखिर करना क्या चाहती है, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य तो साफ है। पृथ्वी के भीतर की जो गर्मी है, मतलब भूतापीय ऊर्जा, उसे बिजली और ऊर्जा के एक भरोसेमंद और साफ सुथरे स्रोत के तौर पर डेवलप करना। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब बिजली के अलावा भी इसके इस्तेमाल की बात हो रही है? ये तो मैं वाकई जानना चाहूंगा। बिल्कुल। नीति, रिसर्च पर, नई तकनीकें लाने पर, दूसरे देशों से सीखने पर और अलग-अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने पर भी उतना ही जोर देती है। ये दिखाता है कि सरकार इसे सिर्फ एक और बिजली का स्रोत नहीं मान रही। नहीं, बल्कि इसे देश की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक जरूरी हिस्सा बनाने का इरादा रखती है। तो ये जो आपने कहा कि बिजली के अलावा इस्तेमाल, ये क्या है? क्योंकि आमतौर पर तो भूतापीय ऊर्जा मतलब लोग बिजली ही समझते हैं। सही कहा आपने, लेकिन सोचिए, जमीन की गर्मी का सीधा इस्तेमाल, डायरेक्ट यूज, जैसे इमारतों को गर्म रखना या पूरे मोहल्ले या डिस्ट्रिक्ट को गर्म पानी सप्लाई करना, इसे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग कहते हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग। ठंडे इलाकों के लिए सोचिए, ये कितना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये तो है। और क्या हो सकता है? कृषि में भी, जैसे ग्रीन हाउस को गर्म रखना। अच्छा। हाँ, ताकि बेमौसम सब्जियां उगाई जा सकें, या फिर मछली पालन में, एक्वाकल्चर में पानी का सही तापमान बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मैंने ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स GHSPs के बारे में भी सुना है, वो भी इसी से जुड़ा ही क्या? बिल्कुल। पर जमीन की गर्मी से इमारतों को ठंडा रखना, ये थोड़ा मतलब सुनने में अजीब लगता है। हाँ, सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, पर ये काम करता है। देखिए, ये पंप जमीन के नीचे के स्थिर तापमान का फायदा उठाते हैं। गर्मी में ये बिल्डिंग की गर्मी खींचकर जमीन में डाल देते हैं, और सर्दी में जमीन की जो हल्की गर्मी होती है उसे बिल्डिंग में ले आते हैं। ओह, तो एक ही सिस्टम से हीटिंग और कूलिंग दोनों हो सकती है। कमाल है। मतलब एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। और भी है, पर्यटन को बढ़ावा देना। सोचिए, गर्म पानी के चश्मों के पास हेल्थ स्पा या रिजॉर्ट वगैरह। हाँ, ये तो कई जगह होता भी है। फिर समुद्री पानी को साफ करके पीने लायक बनाना, जिसे विलवनीकरण या डीसैलिनेशन कहते हैं। खासकर तटीय इलाकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, पानी की कमी तो बढ़ी रही है। और कोल्ड स्टोरेज चलाने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। सोचिए, किसानों के लिए कितना फायदेमंद। तो असल में ये नीति भूतापीय ऊर्जा को बड़े पावर प्लांट से निकालकर आम आदमी के जीवन, खेती और छोटे उद्योगों के करीब लाने की कोशिश कर रही है। ये तो ऊर्जा उपयोग का एक बिल्कुल नया तरीका सा लगता है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इन सीधे उपयोगों का महत्व जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करने में है। कोयला या गैस चलाने के बजाय जमीन की गर्मी इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सस्टेनेबल है ना? बिल्कुल। ये स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा दे सकता है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ा सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई सीधी गर्मी इस्तेमाल करने की बात। लेकिन जहां ये आसान ना हो या हमें बड़े पैमाने पर बिजली बनानी हो, वहां तकनीक कैसे मदद करेगी? क्या नीति इस बारे में कुछ कहती है? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। नीति साफ तौर पर टेक्निकल इनोवेशन पर जोर दे रही है। एक उदाहरण है हाइब्रिड भूतापीय सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना। हाइब्रिड यानी जियोथर्मल और सोलर दोनों को मिलाकर? इसका क्या फायदा होगा? देखिए, फायदा बहुत बड़ा है। भूतापीय ऊर्जा जो है वो 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहती है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, बेस लोड पावर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। वहीं सौर ऊर्जा दिन में ही मिलती है। अब अगर दोनों को मिला दें
तो हमें एक ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद बिजली सप्लाई मिल सकती है। ये ग्रिड को संतुलित रखने में बहुत मदद करेगी। ये तो वाकई समझदारी की बात लगती है। स्टेबल सप्लाई मिलेगी। और मैंने ये भी सुना है कि पुराने बेकार पड़े तेल के कुओं का भी कुछ इस्तेमाल हो सकता है। ये सच है? हाँ, ये एक बहुत ही अनूठा और संसाधन बचाने वाला विचार है इस नीति में। नीति कहती है कि तेल और गैस के जो कुएं अब इस्तेमाल में नहीं है, उन्हें भूतापीय ऊर्जा निकालने के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है, मतलब रेट्रोफिटिंग। पर कैसे? उनमें तो तेल या गैस होती थी, वो जियोथर्मल के लिए कैसे काम आएंगे? देखिए, उन कुओं को खोदने में पहले ही बहुत पैसा और मेहनत लग चुकी होती है ना? हाँ, वो तो है। ड्रिलिंग महंगी होती है। और कई बार ये कुएं काफी गहरे होते हैं और नीचे तापमान ज्यादा होता है। अगर इन गर्म, सूखे या पानी वाले कुओं का इस्तेमाल जमीन की गर्मी निकालने के लिए किया जा सके, तो नए सिरे से ड्रिलिंग का जो भारी खर्च है वो बच सकता है। ये रिसाइकलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, कह सकते हैं। वाह, ये तो सच में कचरे से कंचन बनाने जैसा है। मतलब पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का नया इस्तेमाल। और कुछ नई एडवांस्ड तकनीकों का भी जिक्र है शायद, EGS और AGS। ये क्या चीज है? हाँ, ये थोड़ी उन्नत तकनीकें हैं। इन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम EGS और एडवांस्ड जियोथर्मल सिस्टम AGS। ये उन जगहों के लिए हैं जहां जमीन के नीचे सूखी गर्म चट्टानें तो हैं, लेकिन पानी या भाप का कोई नेचुरल भंडार नहीं है। अच्छा, तो फिर वहां से गर्मी कैसे निकालेंगे अगर पानी ही नहीं है? EGS में क्या करते हैं कि जमीन में गहरा ड्रिल करके इन गर्म चट्टानों तक पहुंचते हैं। हाँ। फिर पानी को हाई प्रेशर से इंजेक्ट किया जाता है, जिससे चट्टानों में दरारें मतलब फ्रैक्चर्स बन जाती हैं। वो आर्टिफिशियल क्रैक्स बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दरारें एक तरह का कृत्रिम जलाशय या रिजर्वॉयर बना देती हैं। अब जब और पानी भेजा जाता है तो वो इन गर्म दरारों से गुजरकर गर्म होता है और उससे फिर ऊपर खींचकर बिजली बनाई जा सकती है। AGS इसी का और ज्यादा एडवांस्ड रूप है। अच्छा, यानी जहां कुदरती गीजर नहीं, वहां हम एक तरह से अपना गीजर बना सकते हैं। ये तो भूतापीय ऊर्जा की पहुंच बहुत बढ़ा देगा फिर। बिल्कुल। इन तकनीकों का मकसद ही यही है कि हम ज्यादा गहराई वाली या मुश्किल जगहों से भी भूतापीय ऊर्जा निकाल सके और साथ ही इसकी लागत भी कम कर सके। इसीलिए नीति में रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पर इतना जोर दिया गया है। ठीक है, तो नीति अच्छी लग रही है, तकनीक पर भी ध्यान है, लेकिन असली सवाल ये सब जमीन पर उतरेगा कैसे? मतलब इम्प्लीमेंटेशन, इसे लागू कौन करेगा? क्या कोई ठोस योजना है? देखिए, इसे लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE की ही है। और शुरुआत के लिए उन्होंने 5 पायलट प्रोजेक्ट्स और संसाधन मूल्यांकन परियोजनाओं को मंजूरी दी भी है। अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट्स। हाँ, ये पहले चरण की तरह हैं। इनसे पता चलेगा कि अलग-अलग तरह की जमीन में कितनी क्षमता है और क्या चुनौतियां आती हैं प्रैक्टिकली। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसमें निवेश करना चाहे, मान लीजिए कोई डेवलपर है, उसके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए भी प्रक्रिया तय की गई है। पहले कंपनी किसी संभावित इलाके की छानबीन करने के लिए खोज परमिट या एक्सप्लोरेशन परमिट ले सकती है। अगर वहां अच्छी भूतापीय ऊर्जा मिलती है तो उस कंपनी को 30 साल तक के लिए उस जमीन को विकसित करने का लीज मिल सकता है। 30 साल, ये तो निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए वाकई लंबा समय है। लेकिन भारत में अक्सर ये होता है, मतलब परमिशन वगैरह में देरी, लाल फीताशाही की शिकायतें आती हैं। क्या इसका कोई इलाज सोचा गया है? हाँ, ये एक जानी मानी चुनौती है और नीति इसे समझती है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाएं। सिंगल विंडो? हाँ, मतलब निवेशक को मंजूरी के लिए 10 अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, एक ही जगह से काम हो जाए। इससे प्रक्रिया तेज और आसान बनाने की उम्मीद है। ये तो बहुत जरूरी कदम है। हाँ? और क्या सरकार ये सब अकेले करने की सोच रही है या दूसरों की मदद भी ली जाएगी? पार्टनर्स कौन होंगे? नहीं, अकेले नहीं। नीति सहयोग पर, कोलैबोरेशन पर बहुत जोर देती है, खास तौर पर तेल और गैस कंपनियों के साथ, क्योंकि उनके पास गहरी ड्रिलिंग और जमीन के नीचे की खोजबीन का दशकों का अनुभव है। हाँ, उनका एक्सपर्टीज काम आएगा। बिल्कुल, वो भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत काम का है। इसके अलावा दुनिया भर के जो जियोथर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ मिलकर काम करने की भी बात है, ताकि हम उनकी विशेषज्ञता और अनुभव से सीख सकें। ये एक तरह से टीम इंडिया अप्रोच है, कह सकते हैं। तो मतलब सरकार, प्राइवेट कंपनियां, तेल कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सब मिलकर काम करेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे अहम है। भारत में ये भूतापीय ऊर्जा है भी कितनी? मतलब क्या ये साली कवायद करने लायक क्षमता सच में मौजूद है? पोटेंशियल कितना है?
स्रोत दस्तावेज तो यही बताता है कि क्षमता काफी ज्यादा है, मतलब पोटेंशियल बहुत है। देश में मोटे तौर पर 10 भूतापीय प्रांत, जियोथर्मल प्रोविंस, पहचाने गए हैं। 10? हाँ, और इन प्रांतों में 380 से ज्यादा गर्म पानी के झरने मिलते हैं। और ये तो सिर्फ वो हैं जो सतह पर दिखते हैं। असल क्षमता जमीन के नीचे छिपी है, जो जाहिर है इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। 380 हॉट स्प्रिंग्स और 10 प्रांत, ये कहाँ हैं? क्या ये किसी एक इलाके में कॉन्सेंट्रेटेड हैं या पूरे देश में फैले हुए हैं? नहीं, ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हैं। कुछ मुख्य इलाके हैं, जैसे उत्तर में हिमालय क्षेत्र, हाँ, हिमालय, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आते हैं। पश्चिम में गुजरात का कैम्बे बेसिन और राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ। मध्य भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और दक्षिण में गोदावरी नदी घाटी, जिसमें आंध्र और तेलंगाना के हिस्से आते हैं। अच्छा खासा फैलाव है। हाँ, और इनके अलावा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी संकेत मिले हैं। अंडमान निकोबार में भी? यानी ये किसी एक दो राज्य की बात नहीं, पोटेंशियल पूरे देश में फैला हुआ है। क्या इसका कोई नक्शा वगैरह बनाया गया है, कोई मैपिंग हुई है? हाँ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने बहुत मेहनत करके देश के 16 राज्यों में ऐसे संभावित भूतापीय स्थलों की पहचान और मैपिंग की है। GSI ने? जी, ये मैपिंग भविष्य की परियोजनाओं के लिए जगह चुनने का आधार बनेगी। ये पहला कदम है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो GSI का काम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, ये अलग अलग जगहों की जमीन की बनावट, जियोलॉजी, वो भी तो अलग अलग होगी। बिल्कुल, और यही जानना जरूरी है। हो सकता है कहीं हमें गर्म पानी के सोते आसानी से मिल जाएं, जिनका इस्तेमाल सीधे हीटिंग या छोटे पावर प्लांट के लिए हो सकता है, और कहीं हमें EGS जैसी उन्नत तकनीक अपनानी पड़ेगी, जहां सूखी गर्म चट्टानें हों। हर जगह के लिए रणनीति अलग होगी। हाँ, सही बात है। GSI का डेटा इसी रणनीति को बनाने में मदद करेगा। तो अब अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, ये नई नीति, इसके इतने सारे विविध उपयोग, ये नई टेक्नोलॉजीज, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका और ये विशाल क्षमता जो आपने बताई, तो भारत के लिए इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व है स्थिरता, रिलायबिलिटी। भूतापीय ऊर्जा, जैसा हमने कहा, सौर या पवन ऊर्जा की तरह मौसम या दिन रात पर निर्भर नहीं करती। ये 24/7 लगातार बिजली दे सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसी बेस लोड पावर हमारे बिजली ग्रिड को स्थिर रखने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर तब जब हम सोलर और विंड जैसे इंटरमिटेंट स्रोतों पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। यानी ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को एक तरह से बैलेंस करेगी। सही। और पर्यावरण के लिहाज से नेट जीरो लक्ष्य में कैसे मदद मिलेगी? सीधे तौर पर भूतापीय ऊर्जा प्लांट से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन लगभग ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। अच्छा। तो ये कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक और शक्तिशाली जरिया है। साथ ही ये आयातित कोयले और गैस पर हमारी निर्भरता कम करेगी। हाँ, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। बिल्कुल, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी, पैसा भी बचेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो संक्षेप में कहें तो ये नीति भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने का एक सोचा समझा प्रयास है। ये सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि गर्मी, ठंडक, कृषि, उद्योग, कई क्षेत्रों में बदलाव ला सकती है। और हाँ, इससे एक पूरा नया उद्योग खड़ा हो सकता है, जिसमें ड्रिलिंग से लेकर प्लांट ऑपरेशन, रिसर्च और जैसा हमने कहा पर्यटन तक में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सुनने में तो ये सब बहुत ही वायदा लगता है, एक तरह से एक अनदेखे हीरो की तरह जो अब मंच पर आने को तैयार है। हाँ, क्षमता और इरादा दोनों दिखते हैं। नीति एक दिशा तो देती है, लेकिन असली चुनौती हमेशा इसे जमीन पर उतारने में होती है। तो चलिए, हमने जो समझा है उसे एक बार समेटते हैं। भारत की नई राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति एक अनदेखे लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत को विकसित करने का एक व्यापक खाका पेश करती है। ये सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि हीटिंग, कूलिंग, खेती जैसे कई कामों में सीधे इस्तेमाल की राह खोलती है। हाइब्रिड प्लांट्स, पुराने कुओं का दोबारा इस्तेमाल, EGS, AGS जैसी नई तकनीकों पर जोर है। इसे लागू करने के लिए मंत्रालयों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के बीच सहयोग की बात है। और सबसे बड़ी बात, GSI के मुताबिक देश भर में इसकी अपार क्षमता मौजूद है। बिल्कुल, और इसी पृष्ठभूमि में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। मान लीजिए तकनीकें काम करती हैं, जैसा हम उम्मीद करते हैं, निवेश भी आता है, फिर भी 2070 तक भारत की भूतापीय महत्वाकांक्षाओं का पूरा फायदा उठाने में
सबसे बड़ी गैर तकनीकी अड़चन क्या हो सकती है? मतलब टेक्नोलॉजी के अलावा क्या रोक सकता है? क्या वो भारी भरकम शुरुआती लागत के लिए पैसा जुटाना होगा? फाइनेंसिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी? या फिर जहां ये प्लांट लगने हैं वहां स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना और उन्हें साथ लेकर चलना सबसे मुश्किल साबित होगा, सोशल एक्सेप्टेंस? या असली चुनौती इस नई स्थिर बिजली को हमारे शायद पुराने पड़ते ग्रिड के साथ जोड़ने और संभालने में आएगी, ग्रिड इंटीग्रेशन? शायद असली परीक्षा इन्हीं गैर तकनीकी पहलुओं पर होगी। ये सोचने वाली बात है ना?